प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल अपने क्लास 8th के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो राशियों की तुलना वाला है उसका बेसिक करवाया, मतलब उसका क्या इंट्रोडक्शन करवाया था, आपको कुछ परिचय उसके बारे में समझाया था। आज उसके कुछ अनसॉल्व्ड प्रश्न लेते हैं। जैसे कल आपको यह समझाया था कि अनुपात अनुपात क्या होता है, उसी पे एक प्रश्न है। तो जैसे मान लो ये कह दिया जाए आपको प्रश्न में कि 50 पैसे किसका, 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात बताओ, 5 रुपये से अनुपात बताओ। तो 5 रुपये के साथ आपको क्या बताना है, उसका अनुपात बताना है। तो अनुपात कैसे बताएंगे, देखो अब समस्या ये नहीं है अनुपात लगा क्या बता दो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि एक साइड तो आपको दे रखे हैं पैसे, और एक साइड जो राशि दे रखी है वो किस में दे रखी है, रुपयों के अंदर आपको दे रखी है। तो सबसे पहले काम क्या करवाना है, मान लो आपने क्या लिखा, 50 पैसे अनुपात क्या कर दिया, 5 रुपये, दोनों अनुपात लिया। अब एक पैसे एक रुपये है, या तो आप दोनों को पैसे में चेंज करवाओ। तो पैसे में अगर आप चेंज करवाओगे तो क्या करो, एक जो रुपये होता है उसमें पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो बताओ 5 रुपये में पैसे कितने हो जाएंगे, 5 को 100 से गुणा करवा दो, कितने हो गए, 500 पैसे। तो 5 रुपये की जगह आप क्या लिखो, 500 पैसे लिखो। अब दोनों एक जैसे हो गए। अब देखो इनको काटो, काटे मतलब देखो 0 से 0 आप काट दोगे, क्या जाएगा, 5:50 आ गया। 5 के पहाड़े से देखो दोनों संख्या कट रही, तो 5 एकम 5 एक बार, और ये कट जाएगा आपका 10। तो अनुपात क्या आ गया, 1:10 आ गया। अनुपात कितना आ गया, 1:10 आपके पास आ गया। तो ऐसे अपने इसमें अनुपात ले सकते हैं। बस अनुपात में ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो आप चीज़ें ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर पैसे हैं तो उधर भी क्या होना चाहिए पैसे, रुपए हैं तो उधर भी क्या होना चाहिए रुपए, किलोग्राम है तो दोनों साइड किलोग्राम आपको बनाना है। नहीं दे रखा तो आप खुद उसको बनाएं। और आगे चलते हैं। देखो अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 3:4 है। एक नया प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 कि 3:4 को किस में चेंज करवाओ, प्रतिशत में। किस में बदलो, प्रतिशत में चेंज करवाओ। तो प्रतिशत में चेंज कैसे करेंगे, देखो तो मान लो पहले इस 3 का प्रतिशत देखना है कि 3 4 से कितना प्रतिशत है। तो अपने क्या करते हैं, ऊपर तो रखते हैं किसको, 3 को। नीचे होता है अनुपातों का योग। अनुपात कितने, देखो 3 और 4, सॉरी अनुपातों योग क्या रखते हैं, जो अनुपात आपको दे रखा है 3:4 है, उसको क्या लिखें, 3/4 अनुपात लिख दिया। अब आप प्रतिशत में चेंज करवाना चाहते हो तो प्रतिशत क्या होता है, 100 ही तो होता है। तो आप किसकी गुणा करवाओ, 100 की गुणा करवा दो सीधा। अनुपात को कहाँ लिखो, बट्टे में लिखो, और 100 से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। अब जैसे ही आप गुणा करवाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, 4 के पहाड़े से 100 कट जाएगा कितना, 25 बार। तो 25 × 3, 25 या 75, 75% आपके पास क्या जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो 3:4 है वो प्रतिशत में देखा जाए तो कितने प्रतिशत होगा, 75% होगा। अब आगे का नेक्स्ट प्रश्न और लेते हैं। तो इस प्रकार से अनुपात में 2 प्रश्न आते हैं। पहला तो एक अनुपात को लिखो, अनुपात के अंदर बताओ राशियों को। दूसरा अनुपात आपको दे रखे हैं तो अनुपात को क्या करो, प्रतिशत में बदलो। अब प्रश्नों में संख्याएं चेंज होती रहेगी, बेसिक आपका ऐसे चलेगा। इसी प्रकार प्रश्नों को आपको हल करवाना पड़ेगा। अब प्रतिशत का एक नया प्रश्न और लेते हैं। देखो प्रश्न इस प्रकार से, ध्यान से सुने। प्रश्न नंबर जो 2 मैंने करवा दिया, तीसरा प्रश्न मैं आपको और करवा रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि चमेली के पास में, चमेली कोई लड़की है, उसके पास क्या है, कुछ रुपए हैं, और वो कह रहा है कि चमेली अपने धन का 75% क्या कर देती है, खर्च कर देती है। कितना, अब उसके पास कितने रुपए मालूम नहीं है, अपने को सिर्फ ये जानकारी है कि जो चमेली है, लड़की है, वो क्या करती है, टोटल रुपयों में से 75% रुपयों का वो खर्च कर देती है।
ये कह रहा है खर्च करने के बाद में, मान लो इतना उसने खर्च कर दिया, 75% हिस्सा उसने क्या है खर्च कर दिया, अभी भी उसके पास शेष जो राशि है, शेष जो बच गई राशि वो कितने 600 रुपये बची है। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ जो चमेली नाम की जो लड़की थी उसके पास कितने रुपए थे। तो देखो प्रश्न आपको भली बात समझ आना चाहिए। ये पूछना चाह रहा है कि जो चमेली है लड़की, उसके पास कुछ धनराशि है, कुछ पैसे हैं। अब उन पैसों में से 75% पैसे वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है। खर्च करने के बाद अभी भी उसके पास कितने 600 रुपये बचे हुए रह गए। तो अपने को निकालना है कि उसके पास रुपए कितने थे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या है, जब रुपए नहीं हो तो मान लेते हैं भी। तो अपने लिखते हैं माना चमेली के पास धनराशि या रुपए, क्या लिखे हैं, धनराशि या रुपए। कितने रुपए, एक्स रुपए। अब ये जो खर्चा करती है ना, वो इन एक्स का 75% हिस्सा वो खर्च कर देती है। खर्च कितना करेगी, एक्स का 75%। अब भाई जो देखो खर्च कर दिया वो तो चला गया, खर्च कर दिया वो तो चला गया। अब बताओ कि 75% तो उसने खर्च कर दिया और शेष राशि अपने अनुसार कितनी रह जाएगी। शेष राशि किसकी होगी, देखो एक्स का कितने परसेंट उसकी जेब के अंदर होना चाहिए, 75% खर्च कर दिया। प्रतिशत क्या होता है, 100 पर होता है। प्रतिशत कहाँ होता है, 100 पर होता है। तो 100 में से 75 खर्च कर दिए, पीछे कितने रह गए, 75 घटा के देखोगे क्या रह गया, 25%। तो कहने का मतलब है कि शेष जो राशि है वो एक्स का 25% है, वो उसके पास रहना चाहिए। और वो अपने जानकारी के अंदर है, कितने रुपए हैं उसके पास, 600 रुपये है। तो अपने निकाल लिया शेष राशि का। शेष राशि क्या होगी, एक्स का 25% होगा। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। भाई आपने निकाला एक्स का 25% उसकी जेब में होना चाहिए। किताब वाला कह रहा है भाई 600 रुपये उसके पास हैं, तो ठीक है, दोनों चीज़ तो एक ही है, तो दोनों को क्या करवाया बराबर। एक्स को लिखा का की जगह गुणा का चिन्ह, 25% को हटा के क्या लगाओ, 100 का चिन्ह लगाओ, मतलब 100 लगाओ सॉरी, और गुणा सामने क्या दे रखा है, 100। अब x का मान चाहिए तो 600 तो सामने है, बट्टे वाला 100 कहाँ जाएगा, गुणा के अंदर, और जो ऊपर गुणा में 25 था वो कहाँ जाएगा, बट्टे के अंदर। तो 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 2 जीरो मैंने उतार दिए, 4 की गुणा 6 से करवाओगे तो क्या आ जाएंगे, 2400 रुपये। तो देखो पता चल गया ना कि चमेली के पास जो रुपये थे ना, वो कितने रुपये थे, 2400 रुपये थे भाई। तो देखो प्रश्न आराम से आपको समझ आया होगा। ये कह रहा था कि चमेली है, उसके पास कुछ धनराशि है, उसमें से 75% हिस्सा वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है। ये खर्च करने के बाद में अभी भी उसके पास क्या है, 600 रुपये बाकी बचे हुए हैं। तो अब आप बताओ कि चमेली के पास वास्तविक रूप में पहले रुपए कितने थे। तो अपने मान लेते हैं कि चमेली के पास जो धनराशि थी वो एक्स रुपये थे। अब एक्स में से 75% खर्च कर देती है तो उसके पास शेष राशि क्या रह जाएगी, एक्स का 25% शेष उसके पास रह जाएगा। तो एक्स का जो 25% होगा वही क्या होगा, 600 के बराबर होगा। तो उसके आधार पर अपने क्या है, उसका चमेली की धनराशि को निकाल लिया। ठीक है, देखो बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है। और आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कर, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 और फिर देखो चौथा जो प्रश्न है एक और लेते हैं समझने के लिए, बढ़िया है। देखो सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे इस चीज़ से। ये कह रहा है यदि एक शहर है, शहर में 60% व्यक्ति क्या है, क्रिकेट पसंद करते हैं। तो जो क्रिकेट है उसको मैं सी के द्वारा लिख रहा हूँ। क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 60% है। कितने लोग हैं, 60% है। तो 60% लोग तो क्या है, क्रिकेट पसंद करते हैं। और जो फुटबॉल पसंद करने वाले हैं उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ के द्वारा। फुटबॉल वाले कितने हैं, 30% लोग क्या है, फुटबॉल पसंद करते हैं। देखो 60% तो लोग तो क्या करते हैं, किसको, गेम को, क्रिकेट को, और 30% क्या करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा प्रश्न में कि बाकी जो शेष बच गए ना, बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो कोई दूसरे ही खेल को पसंद करते हैं, चाहे उसमें शतरंज हो और कुछ भी गेम हो, वो क्या अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले तो आप ये बताओ कि अन्य खेलों को जो पसंद करने वाले व्यक्ति है ना, वो कितने लोग हैं।
और जो क्रिकेट खेल को पसंद करने वाले हैं वो कितने लोग हैं, और फुटबॉल वाले गेम को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, प्रतिशत में अपने पास दे रखा है, संख्या आपको बतानी है। अब उसके लिए वो कह रहा है कि गांव के अंदर है, जो शहर है जो आपका, जहाँ लोग ये रहते हैं, वो कितने 50 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लाख लोग हैं। कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या क्या है भाई? 50 लाख जनसंख्या है। अब बताओ कि अन्य खेल पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे भाई? अभी आपको मैंने ये बताया था कि जो प्रतिशत है वो कहाँ निकलता है? 100 पर निकलता है। कहाँ निकलता है? 100 पर। तो 60% ये हो गए, 30 ये हो गए, दोनों मिला के क्या हो गए? 90% हो गए ना। तो 90 100 में से आप घटा लो, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो पता चल गया कि 10% जो लोग हैं वो क्या है? कोई अन्य ही खेल पसंद करते हैं भाई। और कुल जनसंख्या क्या है? 50 लाख है। अब इनकी अलग अलग निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि अन्य खेल पसंद करने वाले लोग। क्या निकाल लें? अन्य खेल पसंद करने वाले लोग। अब देखो, जो अन्य खेलों को पसंद करते हैं वो लोग के बाहर से थोड़ी आए हैं। वो लोग कौन से? इन 50 लाख में से ही है। तो अपने क्या करेंगे? 50 लाख, 50 लाख बनाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 50 लाख का कितना हो जाएगा? अन्य कितने लोग हैं जो अन्य खेल को पसंद करते हैं? 10% है। तो 50 लाख का 10% निकाल लो, पता चल जाएगा। तो देखो, जीरो कितने? 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो एक मैंने लगा दिया, 2 3 4 5 और 6। का की जगह क्या लगाएं? गुणा 10% को हटा के बट्टे में क्या लगाओ? 100। एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से काट दो। तो 5 तो ये रह गए। जीरो कितने रह गए? 5। 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब कितने हो गए? 5 लाख जो लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लाख व्यक्ति क्या करते हैं? अन्य खेलों को पसंद करते हैं। अब साथ में प्रश्न वाला कह रहा है कि भाई वो भी बता दो कि क्रिकेट तो कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं। तो क्रिकेट वालों को देख लेते हैं। तो क्रिकेट वाले कहाँ से हैं भाई? इन 50 लाख में से हैं। 1 2 3 4 5 6। 50 लाख का 60% निकालो, क्योंकि क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 60% हैं। तो 50 लाख का 60% निकाल लो। 2 2 4 2 6, का की जगह गुणा 60/100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से काटें तो जीरो रह गए कितने? 5। 1 2 3 4 5, 5 संग 30। मतलब 30 लाख जो लोग हैं वो कौन सा खेल पसंद करते हैं? क्रिकेट। वैसे आजकल के टाइम में ज़्यादातर क्रिकेट ही पसंद करते हैं भाई। तो 50 लाख में से 30 लाख तो क्या हो गए? क्रिकेट को पसंद करने लगे। अब चलते हैं, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? फुटबॉल वाले कितने लोग हैं देख लेते हैं। तो भाई यही जो 50 लाख है उन्हीं का ही तो 30% निकालेंगे, क्योंकि 50 लाख जनता में से क्या करती है? 30 लाख जनता फुटबॉल को पसंद करती है। तो 50 लाख है। का की जगह गुणा लगाओ, 30 बटा क्या करवाएं? 100। 2 जीरो है, एक जीरो यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा भाई। पहले तो 5 जीरो आप लगा दो। 5 तेरी 15, कितने हो गए? 15 लाख हो गए। 15 लाख लोग क्या हो गए? किसे पसंद करेंगे? फुटबॉल को। अब देखो वापस इसको जोड़ें तो क्या 50 लाख लोग आ जाएंगे क्या? देखो 30 और 15 क्या हो गए? 45। 45 और 5 50 लाख। तो टोटल जनता आ गई ना, कि क्रिकेट पसंद करने वाले 30 लाख हो गए, फुटबॉल वाले कितने हो गए? 15 लाख। और अन्य खेल पसंद करने वाले कितने हो गए? 5 लाख व्यक्ति हो गए। तो इस प्रकार प्रश्न को हल करवाना था। बहुत आसान सिंपल प्रश्न है। आप दोबारा करोगे बिल्कुल आपको समझ आएगा। अब आगे वाला जो चैप्टर है, आगे वाला जो टॉपिक है, प्रतिशत वाला तो लगभग इतना ही से प्रश्न बनते हैं। आगे वाले प्रश्न, आगे वाले जो टॉपिक में आपको मैंने करवाए थे कि जैसे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य वगैरह, उस पे बात जो करवाई थी, उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको और लिखता हूँ। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको 5 नंबर लगा देता हूँ। जैसे मान लो आपने क्या है, कोई एक स्कूटर या फिर कोई भी एक चीज़ खरीदी, कोई भी एक चीज़ खरीदी, कितने रुपए में? 15,500 रुपये में आपने क्या है, वस्तु को खरीदा। 15,500 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदने के बाद उसमें क्या है, थोड़ा सा काम आ रखा था। काम मतलब उसकी क्या आपको मरम्मत करवानी पड़ी भाई। तो मरम्मत में क्या लग गए? पैसे लग गए। तो मान लेते हैं 450 रुपये, 450 रुपये किस में लग गए? उसकी मरम्मत के अंदर लग गए। अब मान लो आपने पुरानी वस्तु खरीदी, उसमें 450 रुपये उसको ठीक करवाने में लगा दिए।
अब ठीक करवाने के बाद अब आप उसको क्या करना चाह रहे हो? बेचना चाहते हो। क्या करना चाह रहे हो? बेचना चाहते हो। और बेचने पर भी आपको लाभ चाहिए भाई। कितने का लाभ चाहिए? 15% का लाभ चाहिए। तो प्रश्न वाला कह रहा है कि बताओ बेचने का मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य वो बताओ। प्रश्न समझ आया? प्रश्न वाला कह रहा है कि 15,500 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी, उसको फिर मिस्त्री से ठीक करवाया, 450 रुपये लग गए। लगने के बाद ये जो पैसे आपकी जेब से लग गए, अब आपको उस वस्तु को बेचना और उस पर लाभ चाहिए कितना? 15% का। तो ये प्रश्न वाला पूछ रहा है कि वो वस्तु है जो कितने बेचोगे, मतलब उसका क्या विक्रय मूल्य आपको कितना रखना पड़ेगा। तो उसके लिए काम आपको करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने खरीदा, मतलब आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 15,500 रुपये, तो क्रय मूल्य हो गया। और जो मरम्मत खर्च है वो कितने रुपयों का हो गया? 450 रुपये का। तो वास्तविक तौर पे आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा? 15,500 तो वहाँ लगा दिए, वस्तु को लाए, और 450 रुपये आपने क्या उस पर और खर्चा कर दिया। इनको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 15,950 रुपये में आपके वो वस्तु पड़ी हुई। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपका जो क्रय मूल्य है, जेब से जो खर्चा लगा है, वो कितने का लग गया? 15,950 रुपये का लग गया। अब जो आपको 15% का जो बेनिफिट, जो फ़ायदा चाहिए, वो कहाँ चाहिएगा? वो इन 15,500 पर नहीं चाहिएगा। जो जेब से खर्चा लग गया अब तक का 15,950 रुपयों का जो खर्चा लग गया, वो आपको उस पर चाहिए लाभ। तो एक काम करते हैं, लाभ आपको क्या दे रखा है? 15%। तो लाभ निकाल लेते हैं। किस पर होगा? 15,950 का क्या निकालना है? 15%। कैसे निकलेगा? वही तरीका, 15,950 का की जगह क्या लगाएं? गुणा 15 बट्टे में क्या करवा दो? 100 करवा दो। इसको आप काट दो। जैसे अपने इसको काटेंगे तो ये लगभग मान आ जाएगा 2,392.50 रुपये। कितने रुपये आ जाएंगे? 2,392.50 रुपये आपके पास आ जाएंगे। अब देखो कुल मिला के इतने रुपये आपको चाहिए, आपकी जेब से लग गए इतने, तो विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य क्या होगा? उसको ये भी पैसे चाहिए और साथ में इतना लाभ भी चाहिए, तो दोनों को जोड़ दें। तो 15,950 रुपयों के अंदर क्या जोड़ दें? 2,392.50 रुपयों को आप जोड़ दो। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास जो कीमत है वो आ जाएगी 18,342 तो कहने का मतलब है कि उस वस्तु को 18,342 रुपये 50 पैसे में आप बेचोगे, तब आपको क्या होगा? 15% का बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये हो गया भाई आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य दे रखा है, लागत जो भी एक्स्ट्रा आ गई उन दोनों को जोड़ के आपका वास्तविक क्रय मूल्य आ जाएगा। उस क्रय मूल्य का ही 15% निकालोगे, निकालने पर लाभ पता चल गया। परसेंट से कहाँ आ गया? रुपयों के अंदर आ गया। उन रुपयों को आप क्रय मूल्य, वास्तविक जो क्रय मूल्य है जहाँ लागत और उन दोनों को जोड़ा था उसके अंदर आप जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे आपके पास क्या आ जाएगा? वास्तविक उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई इतने रुपये में चीज़ को अपने को बेचना होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, नया प्रश्न और ले लेते हैं। एक आपके वो भैंस वाला प्रश्न काफ़ी बार आ रखा है, कई बार पूछते रहते हैं, है ना? बड़ा अजीब अगरीब सा प्रश्न है। ये कहता है कि मान लो कोई एक दूध वाला है, वो क्या करता है कि दो भैंसों को बेचता है। बेचता कैसे है? दोनों की सेम प्राइस रख देता है। 20,000 रुपये में आप एक भैंस ले जाओ। कितने में? 20,000 रुपये में एक भैंस ले जाओ। मतलब उसने क्या है, 20,000 रुपये में भैंस को, प्रत्येक भैंस को बेचा है। मतलब दो भैंसें थी, दोनों को बेचा, तो उसके 20,000 की जो एक भैंस की कीमत थी, ठीक है, प्रत्येक भैंस का क्या है? एक भैंस का जो विक्रय मूल्य है वो आपको दे दिया 20,000 रुपये। प्रत्येक भैंस है जो 20,000 रुपये में वो देगा, मतलब 40,000 रुपये उसको मिलेंगे दोनों भैंस को बेचने पर। अब ये कह रहा है कि एक भैंस पर तो क्या हुआ, उसको 5% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 5% का। और जो दूसरी भैंस है उस पर क्या है, 10% की क्या हो गई? हानि हो गई।
ठीक है, कितने की हानि होगी? 10% की। ये कह रहा है इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो लगभग इन प्रश्नों में क्या है, हानि होती है। इन प्रश्नों में क्या होती है, लास्ट में देखा जाए तो हानि ही होगी। वो हानि किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। देखो अब अलग अलग भैंस है, तो पहली भैंस ले लेते हैं। पहली जो भैंस बेची जिस पर लाभ हुआ था वो लेते हैं। देखो पहली भैंस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले देखो, एक आपने कहीं सूत्र को देखा होगा। सूत्र देखो क्या है, कुछ नहीं, जैसे क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला बना रखा है कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है। जब आपको क्या दे दिया, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे दिया, तो किस प्रकार से निकलता है। तो ऊपर तो क्या रखते हैं 100, बट्टे में क्या रखा जाता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और मान लो हानि होती है तो क्या लगा देते हैं, माइनस में हानि प्रतिशत, है ना। सूत्र एक ही याद रह जाएगा। इनटू अपने क्या लगाते हैं, विक्रय मूल्य। जब आपको क्या दे रखा हो, दो चीज़ें, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखा है, तो क्रय मूल्य निकल जाता है। ऐसे ही आप विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य कब निकलता है, तो वो आपका हो जाता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। हानि हो तो क्या लगाएंगे, माइनस हानि प्रतिशत। भाई बट्टे में 100 करवा देते हैं और गुणा में क्या, क्रय मूल्य लगा देते हैं। कहने का मतलब कि जब आपको क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकाल लोगे, और विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दे रखा है तो क्या निकाल लोगे, क्रय मूल्य। तो देखो पहली जो भैंस है उसका विक्रय मूल्य अपने को पता है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। पहली भैंस का विक्रय मूल्य है आपका 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में आपने क्या, भैंस को बेचा है, तो उसका क्रय मूल्य लगा लेते हैं। यही सूत्र लगा के कि क्रय मूल्य होता है भाई 100, बट्टे में क्या लिखा जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्या दे रखा है 5, और गुणा में क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 20,000। तो अब आप देखो ऊपर तो जोड़ दो कि, सॉरी ऊपर तो क्या हो गया 100, नीचे आप जोड़ोगे क्या आएगा 105 गुणा 20,000। आप समय को बचाते हुए मैं लगभग इसकी रेट वापस लिख देता हूँ सीधी। तो जैसे ही आप इसका क्रय मूल्य निकालोगे तो ये आ जाएगा 19,047 रुपये 62 पैसे। तो कहने का मतलब देखो, भैंस को 20,000 में बेचा तो लाया देखो कम में लाया था ना, 19,047 रुपये 62 पैसे में वो भैंस लेके आया, तभी तो उसको क्या हुआ था, फ़ायदा हुआ था। तो एक भैंस का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब ऐसे ही दूसरे वाली भैंस का क्रय मूल्य और निकाल लेते हैं। किसका, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य और निकाल लेते हैं। कैसे, विक्रय मूल्य तो वो सेम ही है भाई। विक्रय मूल्य तो क्या है, 20,000 रुपये ही है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या काम करवाएं, 100 तो रखना ऊपर, नीचे रखना है 100। हानि आ गई तो क्या लगो, माइनस 10 इंटू विक्रय मूल्य क्या आ गया इसका 20,000। घटा लो, देखो 100 में से 10 घटाया क्या है, 90 गुणा 20,000। 90 गुणा 20,000 रुपये आपके ये आ गए। तो कुल मिला के उस समय उस भैंस का क्रय मूल्य था 22,222 रुपये पॉइंट 22 पैसे। कितना था उसको, भैंस को जो खरीदा था उस समय उसने भैंस खरीदी थी, उसको क्रय किया था कितने में, 22,222 रुपये और पॉइंट 22 पैसों में भैंस लाया था। देखो बेची कम में ना, 20 में बेची, 22 में खरीद के लाया, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई। तभी तो उसने इस पार्ट में क्या दे रखा है, 10% की हानि दे रखी है। अब देखो कुल विक्रय मूल्य देख लेते हैं भाई। कुल विक्रय मूल्य तो हो गया आपका कितना, 20,000 में एक भैंस, दूसरी भी 20,000 में, तो उसको मिले तो कितने, 40,000 रुपये मिले। कितने रुपये मिले, 40,000 रुपये। अब उसका क्रय मूल्य और देख लें कि क्रय मूल्य क्या होगा, 19,047.62 प्लस में 22,222.22 रुपये। तो टोटल जो उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आ जाएगा उसका कितना, 41,269 रुपये और 84 पैसे। ये उसका टोटल क्रय मूल्य आ गया। और इतना उसको क्या देना पड़ा, सॉरी इतना रुपए उसको मिला, मतलब इतना क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया जो रुपए, तो क्या ज़्यादा लगा के आया ये, और बेचा कम में, तो क्या हुआ, हानि हुआ ना। तो ये लिखना है कि विक्रय मूल्य क्या लेस देन है, कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या हुई, हानि हुई। तो ये लिखेंगे कि सौदे में क्या है, हानि हुई। अब हानि कितने रुपयों की हुई, कैसे निकलेगा भाई, बड़ी वाली रेट में से छोटी वाली घटा दो, 40,000 को आप घटा दो। जैसे ही घटाओगे 12,069.84 रुपये का क्या हो गया, सॉरी 1200
69.84 रुपये का उसको क्या आ गया, कुल मिला के घाटा हो गया। तो इन प्रश्नों में लगभग हानि ही होती है, कभी फ़ायदा नहीं होता ऐसे प्रश्नों में। अब आगे का नेक्स्ट प्रश्न लेवे हैं। तो आगे का एक नेक्स्ट प्रश्न और करते हैं इसी का ही, क्रय विक्रय पर जो भी है वो जो वेट बटा आपको समझाया था उस पर। इस पर ऐसा प्रश्न है कि मान लो आप क्या करते हो, एक हेयर ड्रायर लेते हो 8% वेट सहित। आप क्या लेते हो, हेयर ड्रायर। ड्रायर होता है सुखाने वाला, मतलब बाल सुखाने का आप क्या लेते हो, एक मशीन लेते हो और उस पर क्या लगा हुआ है, 8% का वेट लगा हुआ है। वेट मतलब क्या है, टैक्स है भाई, अलग से उसके 8%, टोटल रकम का 8% आपको देना पड़ेगा। ये कह रहा 8% जो वेट लगने के बाद आपने जो दुकान वाला है उसको कितने रुपए दे दिए, कितने रुपए अदा किए हैं, 5400 रुपये। कितने, 5400 रुपये अदा किए। तो ये पूछ रहे हैं कि वेट लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कीमत क्या थी। क्या पूछना चाह रहा है कि भाई जो हेयर ड्रायर है, जो मशीन है बाल सुखाने वाली, वो आप खरीद रहे हो, 8% वेट लगने के बाद आपने दुकानदार को 5400 रुपये आपने दिए हैं। तो आप ये बताओ कि बिना वेट के, मतलब वेट लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कुल कीमत क्या थी। अब अपने को मालूम नहीं है भाई, तो मान लेते हैं कि माना वेट से पहले किसकी, हेयर ड्रायर की कीमत आप ₹X मान लो। कितने मान लिए, ₹X मान लिए। जो वेट वगैरह लगता है वो कहाँ लगता है, उस मशीन की वास्तविक कीमत, मतलब जो अंकित हो रखा है मशीन पर, है ना, या किसी वस्तु पर, उस पर लगता है। तो ये जो 8% कहाँ लगेगा, X पर लगेगा। तो X का 8% निकाल लो भाई, जो वेट है वो निकाल लेते हैं। X का 8% कैसे निकलेगा, X का की जगह क्या लगाओ, गुणा 8/प्रतिशत हटा के क्या लगा दो, 100। काटो मत भले, बाद में देख लेंगे। 8x/100, 8 को x से गुणा करवा दी, 8x/100। देखो ये तो लग गया टैक्स और मशीन की कीमत ये थी। तो कुल मिला के इन दोनों को आप जोड़ोगे, मतलब x के अंदर आप इस वेट को जोड़ दोगे। अंकित मूल्य है उस मशीन का जो रेट है उसमें आप वेट को जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद आपने कितने रुपए दिए हैं, प्रश्न के अनुसार 5400 रुपये दिए हैं भी। तो प्रश्नानुसार करके आप लिख सकते हो कि x + 8x/100 बराबर क्या दे दिए, 5400 रुपये आपने दे दिए। मतलब उसकी वेट लगने से पहले कीमत और जो टैक्स जोड़ के आपने कितने रुपए दे दिए, प्रश्न के अनुसार 5400 रुपये दे दिए। आप यहाँ क्या ले, लघुत्तम कुछ नहीं है, आप यहाँ 1 लगाओ। लघुत्तम क्या आया, 100 की गुणा x से क्या आ जाएगा, 100x और प्लस में 8x बराबर क्या लिखा, 5400। तो ये आ गया आपका 108x जुड़ के, बट्टे में 100 बराबर क्या आया, 5400। x बराबर क्या आ जाएगा, 5400 गुणा 100 बटा 108 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। काटे कैसे, देखो 54 के पहाड़े से काटे हैं इसको। तो लगभग आपका ये, मतलब आपस में जब इनको काटोगे, छोटी संख्याओं से काट लेना, जितना भी आप 2 से 3 से, है ना, काट कुटा के लास्ट में जो इसका मान आएगा वो आ जाएगा 5000 रुपये। कितने आ जाएंगे, कट कुटा के 5000 आ जाएंगे भाई, 5000 रुपये। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक्स आपने किसको लिया, वेट लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कीमत को लिया। तो हेयर ड्रायर की कीमत क्या हो गई, 5000 रुपये आ गई। 5000 रुपयों का 8% टैक्स लगते ही उसकी कीमत कहाँ पहुँच जाती है, 5400 रुपये। मतलब 400 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगे। वो लगे किसके, उस गवर्नमेंट टैक्स के जो उन्होंने क्या है आपसे लिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो कई बार तो आ जाता है कि वस्तु की कीमत ही 8% टैक्स लग रहा है, तो बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 5000 का 8% निकाल के वो आप इसके अंदर जोड़ दोगे तो रुपए आपको मिल जाएंगे तुरंत 5400। और उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु है उसकी कीमत पता नहीं है, 8% टैक्स लगने के बाद आपने दुकानदार को 5400 रुपये दिए हैं, तो उसकी पहले की एक्चुअल कीमत बताओ वेट लगने से पहले की। तो वो अपने पूरा तरीका समझा है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल फिर मिलते हैं। जब तक के लिए गुड नाइट।